हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो कि वैद्युत धारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वीडियो में अपन इस चैप्टर का पूरी तरीके से निपटारा करने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर का बोले तो वैद्युत धारा का वन शॉट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ भैया, कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए क्योंकि बच्चों बहुत ही लाजवाब ये सीरीज रहने वाली है। और हमने आपको पहले भी बताया भाई कि ये बोर्ड एग्जाम में सभी के सभी आपके रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से निपटाएंगे, टेंशन तो लेना ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं बबुआ, ठीक है। चलिए भैया, पहला टॉपिक आपका, और हमने भैया आपको पहले भी बताया कि प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में किया जाता है क्वेश्चन के रूप में ही बताते हैं। और ये आपका एकदम शुरू से ही टॉपिक होता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करता है उसके साथ हम ले चलते हैं और यही सबसे बड़ा फायदा होता है आपके लिए। तो पहला अपना जो टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का वो है कि वैद्युत धारा क्या है। वैद्युत धारा क्या है, इसकी परिभाषा लिखना होता है भैया, मात्रक लिखना होता है। प्यारे बच्चों, हालांकि टॉपिक तो ये 1 नंबर वाला है, मे भी कभी कभार 2 नंबर में पूछता है, नहीं तो ज्यादातर ये 1 नंबर में ही पूछता है कि वैद्युत धारा की परिभाषा व मात्रक लिखिएगा, क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक क्या है, चालक है, बोले तो तार है, ठीक है भैया। एक कोई तार आपने ले लिया, ठीक है। तो तार के 2 सिरे होंगे, जिधर से आप पकड़िए, मान लेते हैं एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, ठीक है ना। समझना है आपको, रटना नहीं बच्चों, रटाना हमारी फितरत में नहीं है, ठीक है। तो भैया ये तार के 2 सिरे हो गए, ठीक है। कितने सिरे प्यारे बच्चों, 2 सिरे हो गए। तो एक ए है, दूसरा बी है। अब धारा किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों धारा भाई का प्रवाह होने के लिए यहां से यहां तक आवेश का प्रवाह जरूरी है, ठीक है। आवेश प्रवाहित कर रहे हैं भाई ए से बी तक, और आवेश को प्रवाहित करने के लिए भैया इसमें कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों जो समय है वो लगना है। जाहिर सी बात है, कोई भी आप काम करते हो तो समय लगेगा। तो हमने क्या किया, इस चालक में ये आवेश को प्रवाहित किया भैया, यहां से यहां तक आवेश प्रवाहित हो रहा है। और इसमें भैया जो भी समय लगेगा यहां से यहां तक, बोले तो ए से बी तक आवेश को ले जाने के लिए, तो हम यूं कह सकते हैं कि किसी तार में या किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की समय दर को ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, धारा कहते हैं। भैया यही क्या हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा। सीधी सी बात, परिभाषा समझ में आ गई ना, कि किसी तार में आवेश प्रवाहित होने की समय दर को या किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। और इसे प्यारे बच्चों आई से दर्शाया जाता है। तो हम लिखेंगे भैया कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और इसे प्यारे बच्चों आई से दर्शाया जाता है। अब हम मान ले कि यदि किसी चालक में भैया क्या हो, यहां से लिख लें कि यदि किसी चालक में टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है तो प्यारे बच्चों जो धारा हो जाएगी ना, तो धारा जो हो जाएगी भैया, धारा बराबर क्या है भैया, आवेश बटे समय, ठीक है भैया। आवेश का प्रवाह बटे समय, इसको अपन जब लिखेंगे भैया आप सिंबल के रूप में, चूंकि धारा को अपन किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, आई से, आवेश को भैया क्यू से, और समय को प्यारे बच्चों टी से। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी।
आई बराबर क्या हो जाएगा भैया, Q अपॉन टी, यही आपका मेन फार्मूला होता है। ठीक है, इसको और भी थोड़ा अपन बढ़ा के लिख सकते हैं। यदि मान ले कि भैया क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दे, क्योंकि बच्चों ये छोटे से फार्मूले जरूर हैं, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, न्यूमेरिकल में इनका बहुत बड़ा रोल होता है भैया। ठीक है, ये सब छोटे छोटे फार्मूले अप्लाई होते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो यहां से अगर मान ले कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दे, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, ठीक है भैया, मान लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं पर सेकंड, इस हिसाब से दे दे, तो बच्चों फार्मूला ध्यान देना, तब आपका जो ये Q है ना, तब Q बराबर क्या हो जाता है, N इंटू ई हो जाता है। Q बराबर क्या हो जाता है, N इंटू ई। तो अब ये जो फार्मूला बन जाएगा ना, I बराबर भैया Q के स्थान पे अपन प्यारे बच्चों N इंटू ई रख देंगे और अपान का T रख देंगे, तब जाकर के ये आपका फार्मूला बन जाता है। N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना 1.6 × 10⁻⁻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 अब क्या निकालेंगे बच्चों, मात्रक। अब मात्रक निकालेंगे भैया, तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक कहां से निकलेगा, बड़ा आसान होता है, फार्मूले से ही निकलता है भैया। क्यों क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों कूलाम होता है। क्या होता है भैया, कूलाम। उसके बाद यहां पे प्रति, यानी ये जो बटे का लगा है, नीचे समय, समय का मात्रक क्या है भैया, सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड कह सकते हैं, या अपन इसी को भैया क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो हर जगह पे एम्पियर ही यूज होता है। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया वैद्युत धारा का मात्रक। ठीक, आई बात समझ में, है ना मजेदार, सिंपल सा टॉपिक है। चलिए जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक प्यारे बच्चों, और जितने भी टॉपिक है इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो भैया ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुगमन वेग क्या है और इसके लिए सूत्र की स्थापना करिए। प्यारे बच्चों इसमें जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुगमन वेग। अनुगमन के वेग की परिभाषा, इसी को अपवाह वेग बोलता है, कि अनुगमन वेग की परिभाषा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1 से 2 नंबर में। ठीक है, तो अनुगमन वेग कहे या अपवाह वेग कहे, दोनों एक ही है, और इसके लिए अपने को सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन हम अनुगमन वेग की। अनुगमन वेग को समझते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं भैया। ठीक है, एक फिगर के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें मान लेते हैं भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी पदार्थ के बीच में ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं। ठीक, ये हो, और इसमें अनुगमन जो वेग है भैया, अनुगमन वेग को यहां पे v सफिक्स से d से दर्शाया जाता है। मान लेते हैं एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो रहा है और जो इसकी लंबाई है ना भैया वो L है, और यहां पे भैया हमने एक सेल के माध्यम से क्या किया है, एक सेल के माध्यम से इसको जोड़ दिया है। अब देखिए अनुगमन वेग क्या होता है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है और हमने आपके सामने 2 डेफिनेशन रख दिया है। ठीक है, पहले वाली थोड़ी परिभाषा समझते हैं कि क्या है। अनुगमन वेग वह वेग या ऐसा वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो भैया चालक है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपन दर्शा दिए हैं। ठीक है ना, ये चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा वेग या वह वेग जिसके द्वारा चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है भैया वो आयनों से टकराते हुए,
यानी इसमें जो आयन से जो इलेक्ट्रॉन है वो आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ई है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करते हैं भैया, धन सिरे की ओर, यानी ये इधर की तरफ गमन कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, इधर की तरफ धन सिरे, ये धन सिरा है, तो धन सिरे की ओर गमन करते हैं या गति करते हैं, तो उस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, इससे आसान नहीं हो सकता, बाकी है इससे और भी आसान हमने एक और रख लिया है, पहले इसी को समझ लेते हैं। हमने क्या बताया कि अनुगमन वेग वह वेग होता है जिसके द्वारा जो ये पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र ए है, इसके प्रभाव में क्या करता है, वो धन सिरे की ओर जब गति करता है या आगे बढ़ता है, तो वो वेग ही, यानी जो इसको इधर की तरफ बढ़ाता है, वो वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। या फिर बच्चों अथवा में भैया एक परिभाषा हमने और लिख दिया, एकदम सिंपल वाली, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है भैया, तो वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं अगर इसकी दिशा इस तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, भाई वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है और इसकी विपरीत दिशा में देख रहा है ना, ये भाई दिख रहा है ना, तो इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वही अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, वही अनुगमन वेग कहलाता है। और इसके लिए प्यारे बच्चों जो एक फार्मूला होता है V सफिक्स D बराबर वो EV अपान का M इंटू का L होता है और इंटू भैया टाउ, ये औसत भाई क्या, यही अनुगमन वेग के लिए भैया फार्मूला होता है। और ये चीज अभी हम निकालेंगे क्योंकि अभी हम केवल इतना समझ रहे हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो दो डेफिनेशन हमने बताया, पहला बताया भैया कि वह वेग जिसके द्वारा पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करते हैं भैया, धन सिरे की तरफ आगे बढ़ते हैं या गति करते हैं, तो वो वेग अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाएगा। दूसरी डेफिनेशन हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। तो हमने दो परिभाषाएं आपके सामने रख दिया। तो चलिए पहले परिभाषा जो है भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो व्यंजक है इसके लिए भैया हम फार्मूला निकालते हैं। हो गया ना, चलिए अब देखते हैं भैया अनुगमन वेग के लिए भैया हम फार्मूला प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फिगर को समझ लेते हैं जो हमने बनाया था भैया। कोई चालक है भैया, इसका संबंध सेल के साथ में कर दिया गया है, ठीक है। ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, सिरा एक सेल के द्वारा जोड़ दिया गया है। इसमें जो ये को दर्शा रहे हैं और इसमें अनुगमन जो वेग है ना भैया वो V सफिक्स D है, ठीक है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो लग रहा है वो E है और चालक की जो लंबाई है ना भैया वो L है। इतनी सी बात समझ में आ गई और यही चीज आपको समझना, इसमें कुछ भी और नहीं है, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या भाई, सबसे पहले जो थोड़ा स्टार्टिंग में लिखते हैं ना कि माना जाना करके, एक दो लाइन लिख लेते हैं। लिखेंगे भैया कि माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुगमन वेग V सफिक्स D या VD पढ़िए है, अनुगमन वेग V सफिक्स D, ठीक है, जो कि आपको यहां साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र जो है भैया वो A है, एक समान यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है भैया A है। तो अब हम लिखेंगे तो चालक पर लगने वाला बल
लगने वाला बल। तो भैया चालक पर अब ऐसे केसेस में जो बल लगेगा ना वो क्या हो जाएगा। अब देखिए भाई फार्मूला एक आपने पढ़ा हो कि F बराबर Q इंटू ई, ये कहां पढ़ा है, पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में, ठीक है भैया। तो यहां पे F बराबर Q इंटू ई होता है, बट प्यारे बच्चों हमने यहां पे Q ना मानकर आवेश को भैया जो यहां पे दर्शाया है ई से दर्शाया है, ठीक है। वो Q के स्थान पे हमने यहां ये जो है ई से दर्शाया है, ठीक है। तो इसलिए भैया Q के स्थान पे ई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो F बराबर है वो E इंटू ई लिख सकते हैं। तो ऐसे केसेस में प्यारे बच्चों यहां पे F बराबर E इंटू का E लिख सकते हैं, ठीक है भैया। इसके लिए कंफ्यूज ना होना। अब ये इक्वेशन नंबर 1 अपन इसको दे देते हैं, ठीक है। क्या दे दिया, समीकरण 1 दे दिया। अब आगे चलते हैं भैया। अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि यदि मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका त्वरण जो है वो ए हो, ठीक है। लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन पर या का चाहे जो लिख लें त्वरण ए हो, तो अगर भैया त्वरण जो है वो ए हो तो ऐसे केसेस में भैया ए बराबर क्या हो जाएगा, F अपान एम हो जाएगा। कहां से हो जाएगा बच्चों, चूंकि F बराबर m इंटू ए फार्मूला होता है, ठीक है। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं भैया, तो ये मतलब बल होता है। F बराबर m इंटू ए, अगर a बराबर निकालना चाहेंगे तो F और m नीचे आ जाएगा भैया इसके, तो a बराबर F अपान m हम कह सकते हैं। अब इसको प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर अपन 2 दे देते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आई, बढ़िया तरीके से समझते चलना बबुआ। अभी कुछ भी नहीं किया है, हमने क्या किया भैया कि सबसे पहले चालक पर कितना बल लग रहा है वो निकाल दिया, फिर उसके बाद अब यदि इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो मान लेते हैं उस पर त्वरण ए काम कर रहा है, तो ए बराबर F अपान एम। अब चूंकि भैया F का मान हमको मिल गया है प्यारे बच्चों, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। तो भैया समीकरण 1 से लिखेंगे भैया, समीकरण 1 क्या है, यही है। तो यहां से हो जाएगा a बराबर F के स्थान पे प्यारे बच्चों E इंटू का E, ठीक है, और अपान नीचे तो ये m ही है, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या हुई नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक है नहीं उतना डिफिकल्ट। अब त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि जो त्वरण है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, मान लेते हैं भैया dv इसमें परिवर्तन, क्योंकि ये सूक्ष्म परिवर्तन होगा भैया, ठीक है ना, छोटा सा अगर चालक लेंगे, और अपान का जो समय है वो dt, चूंकि a बराबर dv अपान dt, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन dv है और त्वरण dt है, ठीक है भैया। तो हम ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि a के स्थान पे भैया ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dv अपान का, एक मिनट, ये हो जाएगा dv अपान का dt a के स्थान पे, बराबर भैया ये पूरा का पूरा रहेगा e इंटू का e अपान क्या है नीचे m है, ठीक है। अगर हम dv अकेले भैया dv के बराबर अकेले निकाले प्यारे बच्चों, तो ये उधर चला जाएगा, यानी ये e इंटू का e अपान m हो जाएगा और यहां से dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, यानी संपूर्ण के लिए निकालेंगे। तो अब लिख देंगे प्यारे बच्चों, समाकलन करने पर ध्यान से समझना है बबुआ, एक एक पॉइंट समाकलन कर देते हैं। अब समाकलन में भाई यहां पे क्या है dv, और अब मान लेते हैं भैया कि किसी क्षण 0 वेग था और वो बढ़ करके कहां तक हो जाता है, वो तो भैया v सफिक्स d यानी अनुगमन वेग तक हो जाता है, ठीक है। और बराबर का प्यारे बच्चों इधर ध्यान से समझिए, ये पूरा का पूरा बाहर निकलेगा, e इंटू का e a अपान और m, ये पूरा बाहर, क्योंकि इसका समाकलन होगा नहीं, कांस्टेंट है ये, तो ये बाहर हो जाएगा। और इसमें जो dt है, और ये क्या है, किसी क्षण ये 0 से बढ़कर के टाउ तक हो जाता है। अब टाउ क्या है, यहां टाउ होता है श्रांति काल। क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना, ये होता है श्रांति काल। अब श्रांति काल क्या होता है, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों के
बीच दो क्रमागत जो टक्करों का समय होता है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल शांति काल कहलाता है। याद रखना, लिख लेना कॉपी में कहीं पर, क्योंकि ये भी बच्चों एक नंबर में बहुत पूछा जाता है। तो यहां पर हमने इसको अलग से नहीं बताया है, आप परिभाषा सुन लीजिए फिर से एक बार कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय जो होता है प्यारे बच्चों, वो श्रांति काल है। तो भैया ये 0 से श्रांति काल तक हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान देना। अब देखिए समाकलन में आपने पढ़ा है, जैसे dv है तो इसके v हो जाएगा, अगर t के सापेक्ष है तो t हो जाएगा, dr है प्यारे बच्चों r हो जाएगा, और यहां से dx है तो x, जिसके सापेक्ष के वो हो जाता है समाकलन में, ठीक है। तो इतना समझिएगा। तो भैया dv के सापेक्ष है ये v हो जाएगा, और जो लिमिट है अपनी कहां से, 0 अप्रोच टू vd, यानी v सफिक्स d तक है 0 से, बराबर का भैया ये वाला पूरा का पूरा बाहर रखेंगे अपान ये m करके, और यहां पे प्यारे बच्चों ये जो है dt के सापेक्ष करेंगे तो भैया इसका t हो जाएगा, बट जो लिमिट अपनी है वो 0 से टाउ तक हो जाएगा। अब यहां से एक फार्मूला अप्लाई होगा भैया, कौन सा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने पढ़ा है, देखिए समाकलन में जैसे एक चीज ध्यान देना, जैसे यहां पे लिखा है कोई चीज x, ठीक है, a से b, अगर जिनको नहीं पता है प्यारे बच्चों ये क्या होता है, तो इस समाकलन में अपर लिमिट एक बार x के स्थान पे b लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे एक बार x के स्थान पे a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है ना। हर एक चीज को हमने तोड़ के समझाया आपको। तो भैया ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट एक बार भाई v के स्थान पे v सफिक्स d कर देंगे, माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी यहां पर 0 कर देंगे, बराबर बच्चों ये e इंटू का e अपान का ये m रहेगा भैया, और यहां पर भी क्या करेंगे, अपर लिमिट यानी एक बार t के स्थान पे टाउ रखेंगे और एक बार t के स्थान पे और लोअर लिमिट यानी 0 रख देंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ, यहां तक कोई समस्या हुई नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि टॉपिक इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v सफिक्स d बराबर का भैया यहां पे क्या है, e इंटू का, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन वाला और ये ई वैद्युत क्षेत्र है, नीचे का ये m है प्यारे बच्चों, और यहां पे केवल टाउ बच गया। अब ध्यान दो कि यदि मान ले कि भैया विभवांतर v हो, और जैसे होता है ना आपने पढ़ा है कि जैसे किसी सेल का विभवांतर v हो और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कह लें या लंबाई l हो, तो ऐसे केसेस में E बराबर v अपान l हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे भैया कि यदि विभवांतर v हो तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों जो भाई वैद्युत क्षेत्र होता है वो E बराबर v अपान l हो जाता है, याद रखना, ठीक है। ये कहीं नया नहीं, ये फार्मूला है, तो E के स्थान पे v अपान l रख देंगे प्यारे बच्चों, तो भैया ये क्या हो जाएगा, v सफिक्स d बराबर E यहां पे है भैया, और भाई इसके स्थान पे जो E है, एक मिनट थोड़ा ऊपर से लिखेंगे, ये v सफिक्स d बराबर ये E है, और E के स्थान पे v अपान l कर देंगे, और नीचे का ये m है इंटू का टाउ। अब इसको थोड़ा सही से जब लिखेंगे तो v सफिक्स d बराबर का भैया ये नीचे आ जाएगा, ऊपर केवल और केवल ev हो जाएगा, और नीचे m इंटू l और साइड में टाउ। और अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे रसगुल्लों, यही क्या होता है, अनुगमन वेग का फार्मूला होता है। यही क्या हो जाता है, v सफिक्स d बराबर ev अपान ml इंटू का टाउ, जहां पे अब ध्यान देना v सफिक्स d या vd क्या है, अनुगमन वेग, e क्या है तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश को बताता है, और v क्या है विभवांतर, m क्या है द्रव्यमान है, ठीक है, l क्या है लंबाई है, टाउ क्या है श्रांति काल है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है किसके बराबर भैया, तो ये हो जाता है अनुगमन वेग के बराबर। बहुत सिंपल है भाई, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, इतना उम्मीद जरूर करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं था, हमने बताया कि यदि बच्चों क्या कर लें, इस चालक की लंबाई l मान लें और यहाँ पे अनुगमन वेग v सफिक्स d, तो चालक पर कितना बल लगेगा, F बराबर Q इंटू E होता है, तो वहां से हमने लिख लिया। अब मान लेते हैं यदि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, त्वरण A लग रहा है,
तो ऐसे स्थान पे भाई ऐसे केस में a बराबर f अपान m रखें, क्योंकि f बराबर m इंटू a होता है। फिर समीकरण 1 से क्या किया भैया, यहां पर f का वैल्यू पुट कर दिया। अब चूंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, इसलिए इसके स्थान पर भी लिखा। dt इधर भगाकर क्या किया, हमने समाकलन कर दिया। बस आप इतना याद रखना, लिमिट याद रखना, 0 से यहां v सफिक्स d होगा और यहां 0 से टाउ तक होगा। फिर कुछ नहीं किया, हमने केवल समाकलन कि भाई जो फार्मूला होता है उसी पर हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है नहीं और इसमें उलझने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार या रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इतना आसान आपको मिलेगा नहीं बच्चों। चलिए जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं भैया, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ज्यादातर भैया डेरिवेशन ही है, वैद्युत धारा चैप्टर में भर भर के डेरिवेशन है, याद रखना प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपके एग्जाम के नजरिए से। एक दो टॉपिक तो इसमें 100 में 100% पूछे जाने वाले हैं, जो कि आगे हम देखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो भैया अभी हमने अनुगमन वेग के बारे में देखा, समझिएगा इसको। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो जो फार्मूले भैया जो फिगर के माध्यम से हमने समझा, फिर से एक बार वही अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक, इसका संबंध भैया हमने क्या है, एक सेल के साथ में कर दिया। अब देख लेते हैं भैया, यहां पे मान लिया भाई क्या है, सेल है, एक सेल है और इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है। अब की बार मान लेते हैं कि भैया क्षेत्रफल इसका ए है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और v सफिक्स d है, और उसके बाद चालक की जो लंबाई है वो अपन l ले लेते हैं, है ना। इतनी सी बात समझ में आ गई भैया, ये तो फिगर ही है। अब यहां पे देखते हैं हमें निकालना क्या है भैया, तो हमको निकालना है अनुगमन वेग यानी v सफिक्स d तथा भैया किसके बीच का संबंध, वैद्युत धारा I। v सफिक्स d और I के बीच क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों कि माना किसी चालक की लंबाई L, फिर उसके बाद लिखेंगे, ध्यान देना, लंबाई L अनुगमन वेग v सफिक्स d तथा क्षेत्रफल a है। ठीक है, तो भैया जो कुछ भी दिख रहा है प्यारे बच्चों वही चीज हमने लिखा है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है भैया, वो a है। आगे लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो भैया, n हो, तो अब यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा वो निकालेंगे। तो भैया हम लिखेंगे क्या चीज, एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो भैया एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी भैया क्या है, एक चीज ध्यान देना, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, n है। ठीक है, और उसके बाद क्षेत्रफल a है, और भैया जो भाई लंबाई है उसमें अनुगमन वेग क्या है, v सफिक्स d है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अच्छे से समझना बबुआ, एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये तो एक सेकंड में, अब लिखेंगे t समय में,
ठीक है, या टी सेकंड में लिखेंगे, ठीक है, टी समय में लिखिए या टी सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब या टी समय में या टी सेकंड में बच्चों, अब जो आवेश की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों n इंटू का a फिर v सफिक्स d और साथ में ये t का गुना हो जाएगा। ये क्या है, t सेकंड में चालक से प्रवाहित आवेश की संख्या हो जाए, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। अब हम निकालेंगे भैया आवेश की मात्रा, तो अब निकालेंगे भैया आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा, चूंकि भाई फार्मूला हमको पता है Q बराबर क्या होता है N इंटू E, ठीक है, आवेश Q बराबर N इंटू E होता है। अभी हमने इसको पहले ही टॉपिक में समझा है, ठीक है भैया। तो यहां पे इसको लिखेंगे बच्चों Q बराबर N का मतलब प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी है प्यारे बच्चों, N इंटू का A है, V सफिक्स D है, इंटू का भैया T है, और साथ में ये E लगा दिया, ठीक। तो Q का मान निकल आया। हमने Q का ही मान क्यों निकाला, क्योंकि हमको धारा निकालने के लिए भैया हमको Q की जरूरत पड़ती है, क्योंकि I बराबर Q अपान T होता है। तो प्यारे बच्चों इसलिए हमने आवेश की मात्रा निकाली है, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे भैया क्या, परिपथ में धारा। अब लिखेंगे क्या चीज की, परिपथ में धारा। अब धारा निकालेंगे भैया, धारा I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है, I बराबर Q अपान T। तो भैया Q का पूरा वैल्यू आपको दिख रहा है, तो I बराबर Q के स्थान पे N इंटू का A V सफिक्स D इंटू का T और साथ में भैया क्या है E है, और नीचे यहां से T से T कैंसिल अगर कर देते हैं आप, तो भैया अगर T से T काट देते हैं तो क्या बचा, तो ये बच गया I बराबर इसको सही से लिखते हैं N E, भैया हमने पास में कर दिया, I बराबर NE A V सफिक्स D। तो भैया यही क्या हो जाएगा, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है भैया। यही क्या निकल कर आया बच्चों, धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकल कर आ गया। याद रखना इसमें भैया I क्या है, N क्या है, E क्या है, A क्या है, V सफिक्स D क्या है, भैया सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है बच्चों। यही आपका संबंध होता है और न्यूमेरिकल भी इस पे आता है, ठीक है। हमको निकालना तो यही था ना, अनुगमन वेग मतलब V सफिक्स D और साथ में वैद्युत धारा मतलब I के बीच में संबंध। I क्या है, तो भैया यहाँ पे धारा को बताता है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है भैया, क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब उसके बाद E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। उसके बाद A क्या है, क्षेत्रफल है। उसके बाद V सफिक्स D क्या है, अनुगमन वेग कह लें या अपवाह वेग कह लें, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है भैया, संबंध हो जाता है। याद रखना है ना आसान प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब सा टॉपिक ये भी है, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपको अच्छे से बस देखने की जरूरत है। और वैसे भी हमने बताया अगर नहीं समझ में आता कोई टॉपिक, एक बार दो बार रिपीट करेंगे डेफिनेटली एकदम आसान लगेगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो टॉपिक है अपना वो है धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। और भैया अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक आपके एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन बताया ना लास्ट वाले जो 2 से 3 टॉपिक हैं वो 100% पूछे जाने वाले, ये भी पूछे जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं,
कोई ऐसा साल नहीं है भैया ना पूछे जाए, क्योंकि 7-7 सेट बनते हैं तो डेफिनेटली पूछेगा। तो धारा घनत्व क्या होता है और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, चलिए बहुत सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। अब धारा घनत्व क्या है भैया, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में, कोई भाई चालक है तो इस चालक के भैया एकांक क्षेत्रफल मान लेते हैं इसका ए है, एकांक यानी 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, क्षेत्रफल क्या है 1 मीटर स्क्वायर, एकांक कह रहा। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में जो भी भैया धारा प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी परिभाषा है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं, इसे कैपिटल जे से दर्शाते हैं, ठीक है, कैपिटल जे से दर्शाते हैं। तो भैया हम लिखेंगे बच्चों क्या चीज, तो यहां पर हम लिखेंगे कि धारा घनत्व बराबर हमने क्या बताया, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, तो भैया धारा और नीचे क्या है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यूं कह सकते हैं धारा घनत्व को अपन किससे दर्शाते हैं, जे से, और धारा क्या है आई है, क्षेत्रफल क्या है भैया ए है, तो जे बराबर आई अपॉन ए, यही क्या होता है भैया मेन फार्मूला इसका हो जाता है, ठीक है। अब इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें भैया, मात्रक अगर निकालना चाहें तो मात्रक क्या हो जाएगा भाई, धारा है, धारा का मात्रक क्या है एम्पियर, क्या होता है बच्चों एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए कभी कभार इसका विमा भी पूछ लेता है, अगर विमा निकालना हो तो भैया देखिए एम्पियर का, भाई धारा का विमा ए ही होता है, और उसके बाद ध्यान देना, और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होता है, क्या होता है एल स्क्वायर, तो यही ऊपर जाएगा एल इनवर्स 2, उसके बाद ए हो जाता है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, विमा होगा भैया, वो एल इनवर्स का 2 उसके बाद ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम पे 0 एल इनवर्स 2 उसके बाद ए पे 1 करिए या ए अकेले, तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। एम पे 0 का मतलब यहाँ पे एम वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी घात को एम एल टी के, मतलब किसी राशि को एम एल टी के घात के रूप में लिखना ही क्या हो जाता है भैया, वो डायमेंशनल फार्मूला होता है, विमेय सूत्र। हमें इतनी गहराई में नहीं जाना, याद रखना, ठीक है भैया। तो ये क्या हो गया बच्चों, मात्रक हो गया, और एल इनवर्स 2 ए क्या हो गया, विमा हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है भैया, हमको देखना क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। लिखेंगे कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में भैया हमको क्या निकालना है, अब संबंध निकालना है, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं। भाई अभी हमने फार्मूला क्या देखा, जे बराबर क्या देखा, जे बराबर आई अपॉन ए देखा, ठीक है, जे बराबर आई अपॉन ए देखा। बट अभी हम भैया अनुगमन वेग में और धारा के बीच में जो संबंध देखे थे, तो वहां आई बराबर, चूंकि लिखेंगे आई बराबर एन ई ए वी सफिक्स डी आपने देखा है ना, ये आई के बराबर भैया अभी हमने क्या है फार्मूला प्राप्त किया, तो यहीं पर क्या कर देंगे भैया वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जे बराबर भाई आई के स्थान पे पूरा मान रख देंगे एन ई ए वी सफिक्स डी अपान का भैया नीचे क्या है ए है। तो प्यारे बच्चों ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या निकल कर आया, जे बराबर एन ई वी सफिक्स डी, यही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व मतलब जे तथा अनुगमन वेग यानी वी सफिक्स डी के बीच में संबंध। तो काफी प्यारा सा ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, याद रखना। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला अपना जो टॉपिक है ना भैया, वो है
विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में नहीं बट इसको 2 नंबर वाले में, शॉर्ट वाले में पूछा जाता है। ठीक है, कि देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसको 2 तरीके से परिभाषा हम लिख सकते हैं, बट भैया यहां सिंपल वाली परिभाषा लिखेंगे जो कि इस चैप्टर में अप्लाई हम कर रहे हैं। कि देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझिएगा क्या बोल रहा है कि भैया किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व मतलब J के अनुपात को, इसका जो अनुपात है वो बराबर किसके होता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो के। इसको रो से दर्शाते हैं, याद रखना क्या पढ़ते हैं भैया, इसको रो पढ़ते हैं। तो रो बराबर E/J ये फार्मूला होता है, बट इसका मेन फार्मूला ये नहीं है। क्यों, चलिए हम बताते हैं। अब यहां पे याद रखना प्यारे बच्चों, हमने भाई ध्यान देना, चूंकि E बराबर क्या होता है, तो V/L होता है, हम सभी जानते हैं, और J बराबर क्या होता है, तो I/A होता है। ये दोनों चीज हमको मालूम है कि E के बराबर V/L होता है और J के बराबर I/A होता है। तो भैया यहां से हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अब जो रो बराबर हो जाएगा E के स्थान पे हम V/L वैल्यू रखेंगे, अब उसके बाद भैया J के स्थान पे I/A रखेंगे, बटे का बटे है, तो ये हो जाएगा रो बराबर, ये हो जाएगा भैया V/L और गुणे में ये ऊपर जाएगा तो A/I हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए भैया इसको थोड़ा क्या करते हैं, सही से लिखते हैं, इसको थोड़ा सही से सजा के लिखते हैं, यानी रो बराबर ये V के नीचे I कर लेते हैं, V/I इतना कर लेते हैं, और L इधर भगा देते हैं, ये A/L। अब चूंकि याद रखना हमको यहां से ये भी पता है प्यारे बच्चों कि V/I बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V/I होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम का नियम आपने पढ़ा है ना, वही नहीं देखा है तो अभी देखेंगे ओम का नियम। ठीक है, तो बाकी भैया आप हाई स्कूल में भी ये पढ़ चुके हो बच्चों कि R बराबर V/I होता है ओम के नियम से। तो भैया इसके स्थान पे R रख देंगे प्यारे बच्चों, तो रो बराबर ये फार्मूला इसके स्थान पे भैया पूरा R हो गया, यहां पे A रख दिया, RA/L, और यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है कि रो बराबर RA/L। क्या हो जाएगा भैया कि रो बराबर RA/L, ये फार्मूला हो जाता है। बाकी इसकी और भी एक डेफिनेशन है कि L का मान अगर 1 रख दो, A का मान 1 मीटर स्क्वायर रख दो, इसका 1 मीटर, तो यही फिर लिखेंगे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जो कि भैया 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में भाई लागू होता है या व्यक्त होता है। ठीक है, तो भैया 2 तरीके से लिख सकते हैं, बट ये वाली एकदम सिंपल सी है कि किसी चालक के भाई अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर भैया हमने क्या बताया, धारा घनत्व का अनुपात ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, रो से दर्शाते हैं। ठीक है, तो रो बराबर E/J। अब यहां से हमको मालूम है कि E के बराबर V/L होता है, J के बराबर I/A होता है, तो हमने वैल्यू रख करके यहां पे भैया निकाल लिया। अब मात्रक इसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है भैया, किसका मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, मात्रक समझिएगा भैया, ये क्या है, R क्या है भैया, ओम है। ठीक है, R भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, A क्षेत्रफल है इसका मीटर स्क्वायर, एक नीचे मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ओम मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा भैया ओम मीटर। ठीक है, हम लिख सकते हैं ओम मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, है ना सिंपल, जहां की R क्या है प्रतिरोध है, A क्या है क्षेत्रफल है, L क्या है लंबाई है, और रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। चलिए जल्दी से प्यारे बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं।
अगला अपना जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। लो जी आ गया ओम का नियम, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। हाई स्कूल में तो ये एकदम पसंदीदा टॉपिक हो जाता है, लेकिन 12th में भी भैया ओम का नियम जब पूछेगा शॉर्ट में तो 1 या 2 नंबर में पूछेगा। लेकिन यहां सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है ओम के नियम की उत्पत्ति, वो भी अनुगमन वेग के आधार पर। तो उसको सीखेंगे, पहले अपन इसको देख लेते हैं, है ना। एकदम मजे में पढ़ते चलना है प्यारे बच्चों, क्योंकि भैया अगर पढ़ाई को आप बोझ की तरह लेते हो ना तो हमेशा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर आप इंजॉय करते हुए पढ़िए, समझिएगा, अपने अच्छे दोस्त को समझिए, जैसे आप किसी से दिल लगी करते हो, मोहब्बत करते हो, है ना भाई। जरूरी नहीं हम लड़की की बात कर रहे हैं, घर में माता पिता भाई बहन यार दोस्त कोई भी हो सकता है भाई। मोहब्बत तो हर किसी से हो जाती है, जीव जंतु पशु पक्षी सबसे, पेड़ पौधे से। तो उसी तरह की दिल लगी आपको किताबों से करना होगा, यकीनन ये आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले ओम का नियम जान लेते हैं। ये जो ओम, ठीक है, ये जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है। इन्होंने एक नियम दिया चालक के बारे में, एक तार के बारे में। इन्होंने बताया कि कोई भी एक तार ले लो, ठीक है। एक तार हमने ले लिया, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, ठीक है। हमने एक तार ले लिया भाई, जैसे यहां से यहां, ठीक। एक सिरा बबुआ ये है और दूसरा सिरा ये है। इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की, है ना, चालक मतलब तार, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, मतलब प्यारे बच्चों इसमें ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, इनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा नियम है, याद रखना। ओम ने यह बताया कि यदि किसी तार की भौतिक अवस्था में कोई भी बदलाव ना किया जाए, कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तो ऐसे केसेस में इस चालक के सिरों के बीच लगा जो विभवांतर होता है और इसमें जो बहने वाली धारा होती है, उसका अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब नियत होता है। यानी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों, वो नियत होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो विभवांतर होगा भैया, वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब अगर विभव का मान बढ़ा देते हो तो धारा में भी वृद्धि होगी, अगर विभव का मान कम कर देते हो तो धारा का मान भी कम हो जाएगा। याद रखना, यही नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है। तो आई बात समझ में भैया, दिमाग में घुसा कि नहीं प्यारे बच्चों कि ओम का नियम क्या है, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब क्षेत्रफल लंबाई कुछ भी हो गया ना बदले, तो ऐसे केस में तार में भाई तार के सिरों के बीच, जैसा भी हमने बताया 2 सिरे थे, उनके बीच जितना विभव लगेगा और उसमें जो बहने वाली धारा होगी उसका अनुपात कांस्टेंट होता है। मतलब अगर विभव जो होगा बढ़ेगा तो धारा में भी वृद्धि, विभव कम है मतलब धारा भी कम, ठीक है। तो यहां पे समझते हैं, अब लिखेंगे प्यारे बच्चों। पहले नियम देख लेते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, ठीक है। लिख लेते हैं प्यारे बच्चों कि लिखेंगे यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा I हो, तो अब बहने वाली धारा अगर आई हो तो ऐसे केसेस में बच्चों जो विभव होगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब अगर विभव में वृद्धि होगी तो धारा में। जब इसको कांस्टेंट हटाएंगे प्यारे बच्चों तो V बराबर यहां नियतांक के रूप में R लग जाता है इनटू का I। जब इसको सही से लिखेंगे, जब इसको भैया सही से लिखेंगे तो प्यारे बच्चों R बराबर जब लिखेंगे या फिर भैया V अपान I बराबर लिखेंगे, ठीक है।
आई इसके नीचे कर दें तो ये बराबर आर के हो जाता है, और यही क्या होता है, ओम का नियम होता है। क्योंकि ये जो आर इसमें है ना, यही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यही कांस्टेंट होता है। और भैया नियम के अकॉर्डिंग V अपान आई बराबर क्या होता है, नियतांक, और यहाँ पे जो नियतांक है वो क्या है, आर है। तो भाई ओम का नियम यही है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में ना बदलाव करे तो ऐसे केस में चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली जो धारा है वो क्या है, उसका अनुपात कांस्टेंट यानी नियत होता है, जो कि आर है, ये आर प्रतिरोध को बताता है, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी बहने वाली धारा और विभव दोनों अनुक्रमानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे, तो ऐसे केसेस में आर कांस्टेंट होगा। ठीक है, याद रखना। तो यही क्या हो जाता है, ओम का नियम हो जाता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। इसी के बारे में बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया आपका पहला टॉपिक ये हो गया, यानी बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले में 100% टपकने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, इसमें एक दो और भी हैं, तो पहले इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है, उलझना नहीं है प्यारे बच्चों। अनुगमन वेग के आधार पर अपने को ओम के नियम की उत्पत्ति करना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है। अरे कुछ भी नहीं है। चलिए अभी हमने दो टॉपिक के बारे में अच्छे से देखा, निगमन, एक तो अनुगमन वेग के बारे में और दूसरा प्यारे बच्चों धारा के बारे में। ठीक है, दोनों का फार्मूला हमने देखा। तो लिखेंगे भैया, ध्यान से समझना, लिखेंगे कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो तो अभी एक चीज ये बताइएगा भैया, अगर किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो तो धारा के बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा मेरे प्यारे रसगुल्लों, आई बराबर एन ई ए वी सफिक्स डी। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ध्यान से समझिए ना। ठीक है, और एक चीज हम पढ़ा भैया कि यदि चालक का अनुगमन वेग v सफिक्स डी हो तो भैया अनुगमन वेग v सफिक्स डी हो तो मेरे प्यारे रसगुल्लों आपने अनुगमन वेग के बराबर एक फार्मूला पढ़ा, v सफिक्स डी बराबर ई वी अपान का एम एल। ठीक है भैया, और इनटू का भैया टाउ। इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? भैया इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं? देखिए अभी कुछ भी नहीं किया गया है। हमने क्या किया भैया, अभी यदि हम मान लेते हैं किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो तो धारा के बराबर ये चीज फार्मूला होता है, हमने देख रखा है। फिर यदि अनुगमन वेग v सफिक्स डी हो तो उसके बराबर भी हमने फार्मूला देख रखा है। अब इसको आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं, लिखें। अब देखिए यहां पर लिखेंगे, थोड़ा यहां पे जगह है, एडजस्ट करते हैं इसी में। लिखेंगे प्यारे बच्चों की समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, याद रखना। ठीक है, या फिर ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 में v सफिक्स डी का मान रखने पर, ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 में v सफिक्स डी का मान रखने पर तो भैया रख देते हैं। ये vd जो है इसका पूरा मान यहां पर देखिए फार्मूला, ठीक है, रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, I बराबर एन ई ए, ये हो जाएगा एन ई ए। ठीक है, और भैया v सफिक्स डी के स्थान पे पूरा ई वी अपान एम एल इंटू का टाउ, इतना रख दिया। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं तो I बराबर एन ई, भैया एक ई है, एक ई स्क्वायर कर देंगे, एन ई स्क्वायर, उसके बाद ये ए हो गया इंटू का v
ठीक है, ध्यान देना ये V और उसके बाद भैया नीचे क्या है, ये ML है और गुने में भैया अगर ध्यान दो तो ये इंटू का क्या है, टाउ है। अब एक काम करते हैं, इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं। क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, N E स्क्वायर A फिर V इंटू का भैया क्या है, टाउ है। ठीक, बराबर ये इसके साथ जब गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा प्यारे बच्चों, I इंटू का ML। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ध्यान से देखते चलना, कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया भैया, एक ई है गुना, इसका गुना कर दिया, स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या किया भैया, हमने क्रॉस गुणा करा के M इंटू L का इधर गुणा करा दिया और ये वाला पूरा इधर से गुणा हो गया। अब हमको चाहिए V अपान I, क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं ओम के नियम की उत्पत्ति। तो भैया ओम का नियम तभी लागू होगा जब V अपान I के रूप में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों आप गौर से देखिएगा, ये है V, तो भैया ये क्या है, V है और यहां पे I है, तो V के नीचे यहां I उठाकर आप जब रखोगे तो भैया क्या हो जाएगा, ये ऊपर का प्यारे बच्चों M इंटू L है और नीचे ये पूरा सबका सब इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, N E स्क्वायर और उसके बाद A हो गया भैया, उसके बाद ये क्या है, टाउ अकेले बचा है ना, ये टाउ हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों कि यदि यहां पर लिख देंगे कि यदि, इसमें ध्यान दो, यदि m बराबर, m क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें, m को नियत रख दें। ठीक है, और यहां पे ध्यान देना जो l है इसको भी कांस्टेंट रख दें, यानी नियत रख दें, है ना, हिंदी में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना। और उसके बाद इस तरह से भैया जो a है उसको भी अपन क्या है, कांस्टेंट कर दें, नियत कर दें। तो यूं कह सकते हैं ऐसे केसेस में ये पूरा का पूरा जो है यानी ML अपान का भैया क्या है, N E स्क्वायर A है इंटू का टाउ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक नियत वैल्यू हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। याद रखना पूरा ये क्या हो जाएगा भैया, नियत हो जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं इतने पूरे के बराबर कांस्टेंट रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम ये लिखेंगे कि V अपान I बराबर, V अपान I बराबर ये पूरा का पूरा भैया क्या है, नियत है, पूरा का पूरा ये नियत है। अगर आप गौर से देखें भैया तो V अपान I बराबर क्या है, कांस्टेंट, ये नियत, यही क्या है भैया, तो लिखेंगे कि यही ओम का नियम है। यही क्या है भैया, ओम का नियम है ना। आसान भैया। एक और भी तरीका होता है, बड़ा लेंदी, लंबा चौड़ा, बट प्यारे बच्चों ये बहुत सिंपल वाला तरीका है, इसे आप डेफिनेटली कभी नहीं भूलोगे। याद रखना, कुछ भी नहीं किया भैया, हमने क्या है, चालक में प्रवाहित धारा के लिए फार्मूला निकाला, फिर अनुगमन वेग के लिए, फिर हमने कंपेयर कर दिया, यानी यहां पर V सफिक्स D का मान रख करके हमने क्या है भैया, ओम का नियम निकाल दिया। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए। चलिए जल्दी से बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए भैया अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा लिखना है। वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है, और वैद्युत ऊर्जा के लिए भैया फार्मूला निकालना होता है। और इन सब का भाई सबसे ज्यादा जो रोल होता है ना, वह न्यूमेरिकल में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है भैया, और कभी कभार केवल परिभाषा हो तो 1 नंबर में। देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, हमने बताया ना, इसका फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत ऊर्जा क्या है, परिभाषा देखते हैं कि जब किसी चालक के भीतर वैद्युत आवेश को, भाई ध्यान देना, चालक के भीतर कह रहा है वैद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मान लेते हैं एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, ठीक है, P से Q या A से B मान लीजिए,
चालक के सिरों के बीच क्या करना, एक सिरे से भैया दूसरे सिरे तक, मतलब यहां से यहां तक हमने क्या किया, आवेश ले, क्या किया, आवेश को हम ले गए। तो आवेश को क्या करते हैं भैया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब ले जाते हैं तो जो भी ऊर्जा खर्च होती है, याद रखना, इसमें जो भी ऊर्जा व्यय होगी, जो ऊर्जा खर्च होगी भैया, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत ऊर्जा। इसे W से दर्शाते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, कोई भी अगर आप काम करते हो, आपने क्या किया, कोई भी वस्तु यहां पे रखी है, इसको यहां से भाई वहां तक अपने को ले जाना है, तो अपन धक्का देकर यहां से यहां तक ला रहे हैं। एकदम बेसिक सा समझिएगा, जैसे कार्य में पढ़ा है भाई, कार्य क्या होता है, क्योंकि कार्य ही यहाँ पे ऊर्जा का रूप है। तो भाई कार्य में क्या होता है, किसी भी वस्तु में क्या है, बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। तो यहां पर वही चीज है भाई, मान लेते कोई वस्तु यहां रखी है, अपने को वहां ले जाना, अपन क्या करते हैं, यहां से यहां तक ले गए, तो भैया हमको कार्य करना पड़ा और उसके लिए कुछ ऊर्जा व्यय होगी, खर्च होगी। तो यही चीज है कि भैया एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है, वो ऊर्जा ही क्या कहलाएगी भैया, वैद्युत ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है ना, तो परिभाषा समझ गए, किसी चालक के भीतर वैद्युत आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है, तो जो ऊर्जा खर्च होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं और इसे W से दर्शाते हैं। ठीक, लिखेंगे बच्चों, जैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V तथा भाई जो आवेश है क्यों हो, तो भैया ऐसे केसेस में जो ऊर्जा हो जाएगी W बराबर V इंटू का क्यू, ये हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है भैया, W बराबर V इंटू क्यू, ये ऊर्जा हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना मेरे प्यारे रसूल, बहुत अच्छे से समझना। अब हमको भाई पता है कि चूंकि V बराबर I इंटू आर होता है कि नहीं होता है, कहां से, ओम के नियम से। तो भाई V अपान I बराबर R होता है, तो भैया अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो V बराबर I इंटू आर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। तो यहां पे ध्यान देना, तो V बराबर जब I इंटू आर रख देंगे अपन, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, तो W बराबर, देखिए V के स्थान पे I इंटू आर रख देंगे। ठीक है, V बराबर I इंटू, एक मिनट भाई, ऐसा नहीं करते हैं, सॉरी, पहले इसको हम क्यों के पदों में करते हैं, पहले यहां पे क्यों रखते हैं, क्यों के पदों में, क्यों बराबर I इंटू टी होता है ना, होता है ना, कहां से, क्योंकि I बराबर क्यू अपान टी, पहला ही टॉपिक पढ़ा है भाई, क्रॉस गुणा करिए, क्यू बराबर I इंटू टी होगा, तो यहां से। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पहले पुट कर दीजिए। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर, देखिए V को रहने देते हैं, Q इंटू आई, भाई Q के स्थान पे I इंटू टी रखेंगे तो V इंटू भाई I इंटू टी हो जाएगा। तो मतलब ये आपका फार्मूला निकल आया। अब ये किसके पदों में आया है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाए, ऐसे पूछेगा कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा धारा के पदों में लिखिए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये किसके पदों में है, तो ये है विभवांतर, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तथा धारा के पदों में। तो विभवांतर तथा ये धारा के पदों में आया है। ठीक है, ऊर्जा का सूत्र। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए, ये एक फार्मूला बन गया कि क्या बना, कि W बराबर V इंटू आई इंटू का टी। अब यहां पे लगाएंगे भैया, अब हम लिखेंगे चूंकि V बराबर I इंटू आर, अब हम विभवांतर तथा धारा के पदों में लिखेंगे, यानी V इंटू भाई V बराबर I इंटू आर होता है ओम के नियम से। अब इस पे जब रखेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, V के स्थान पे I इंटू आर रखेंगे। तो ये ध्यान देना, एक I ये है और एक I ये, तो I स्क्वायर और ये R हो गया और यहाँ पे T, तो I स्क्वायर R T, ये आपका एक फार्मूला
आ गया। अब ये किसके पदों में आया है तो ध्यान देना, ये धारा और प्रतिरोध के पदों में आया है। तो प्यारे बच्चों ये किसके पदों में, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में आया है, के पदों में। ठीक है, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में ये फार्मूला आया है। ठीक है, अब इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ, आगे चलते हैं, इसको और भी देखते हैं। ठीक है, इसके कई फार्मूले। अब W बराबर हमने I स्क्वायर RT लिख लिया। अब चूंकि I बराबर V अपान R, क्योंकि ओम का नियम से यही होता है भैया, R बराबर V अपान I होता है, तो जब I बराबर करेंगे तो R नीचे आ जाएगा। तो अब इसके पदों में अगर रखते हैं इस फार्मूले में, तो W बराबर I स्क्वायर, I का मतलब यहाँ पे भैया ये V स्क्वायर हो गया, नीचे R का स्क्वायर, क्योंकि I का स्क्वायर है, ये R हो गया और इधर एक T हो गया, एक R से एक R कैंसिल हो गया। तो बना क्या भैया, W बराबर क्या बन गया बच्चों, तो ये हो गया W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू का T। ठीक है, ये भी एक फार्मूला बन गया, V स्क्वायर अपान R इंटू का T। अब ये किसके पदों में आया है, तो भैया ये विभवांतर तथा प्रतिरोध, क्योंकि V और I है तो लिखेंगे ये किसके पदों में आया, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, अब देखिए भाई कोई भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो इसलिए सारे फार्मूले हमने लिख दिया है। अगर जैसे न्यूमेरिकल में भैया V और I का मान दे दे तो भैया इस वाले फार्मूले को रखेंगे, अगर जैसे I और R के रूप में दे दे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, न्यूमेरिकल में अगर V और R का मान ऐसा कुछ देता है, T का मान, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। तो भैया इसको कई हमने बताया ना, इसमें V है I है तो विभवांतर और धारा के पदों में हो गया, इसमें I है और R है तो धारा और प्रतिरोध के पदों में हो गया, इसमें भैया V है R है तो विभवांतर तथा धारा के पदों में हो गया। तो वैद्युत ऊर्जा के भैया इतने सारे फार्मूले हो गए। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, ये चीज आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, इसलिए इसमें तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वैद्युत जो ऊर्जा का मात्रक बचता है भैया, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो भैया इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, जूल हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अब इसी से मिलता जुलता एक आपका टॉपिक है वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। ठीक है, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए क्या है वैद्युत शक्ति, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की या व्यय होने की समय दर को ही शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति का मतलब पावर, क्षमता। ठीक है, तो यही कह रहा है कि किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को क्या कहते हैं भैया, वैद्युत शक्ति कहते हैं। और इसे भैया P से दर्शाते हैं, तो हम यूं कह सकते हैं P बराबर W, ये ऊर्जा है, और समय दर अपॉन T, तो P बराबर W अपॉन T, यही क्या हो जाता है भैया, आपका फार्मूला हो जाता है। अब इसको भी भैया ये भी कई पदों में होता है, यानी इसमें भी कई सारे फार्मूले होते हैं। अब देखिएगा एक एक करके देखते हैं। जैसे भाई अभी हमने पढ़ा है, चूंकि W बराबर क्या पढ़ा है, V इंटू आई इंटू टी, पढ़ा है कि नहीं, इसके पहले में W बराबर V इंटू आई इंटू टी पढ़ा है भैया। तो जब मान रखेंगे बच्चों, तो P बराबर याद रखना W के स्थान पे V इंटू आई इंटू टी रखेंगे और नीचे का T रखेंगे, ये से ये कट गया, तो क्या बच गया भैया, ध्यान से समझना बबुआ, ये फार्मूला हो गया P बराबर V इंटू का आई। P बराबर V इंटू का आई, ये किसके पदों में आया है, इसमें V है और I है, तो भैया ये है अब किसके पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में, विभवांतर तथा धारा के पदों में आ गया। अब एक चीज ध्यान देना बबुआ कि इस फार्मूले में, अब आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, चूंकि यहां पे P बराबर V इंटू आई है, एक मिनट,
अब इसी में ऐसा करते हैं। अब चूंकि ये फार्मूला लिख लिया है ना, अब चूंकि भाई v इंटू आई है, तो अब यहां पे ध्यान देना कि v बराबर क्या है, I इंटू का R है ना, ओम का नियम ही अप्लाई हो रहा है, तो v बराबर I इंटू R। तब ये फार्मूला P बराबर क्या बन गया भैया, v के स्थान पे I इंटू R रखा, एक I ये है, एक I ये, I स्क्वायर R हो गया, तो एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है, अब ये किसके पदों में आया, लिख भी दे रहे हैं, I है R है, मतलब ये धारा तथा प्रतिरोध के पदों में आ गया। अब इसमें आगे समझिएगा, अब चूंकि लिखेंगे भैया, चूंकि लिखेंगे, अब I बराबर, चूंकि I बराबर V अपान R भी होता है, तो प्यारे बच्चों इसके स्थान पे जब रखेंगे तो P बराबर भैया I के स्थान पे ये रखेंगे तो ये V स्क्वायर अपान R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I का स्क्वायर है और इनटू का भैया R है, तो यहां पे R रख दिया, एक R से R कट गया, तो P बराबर V स्क्वायर अपान R हो गया। अब ये भी एक फार्मूला आ गया। अब ये किसके पदों में आया है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसमें V है R है, यानी ये विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में आया है। ठीक है, याद रखना, के पदों में। ठीक, तो ये आपके फार्मूले हो गए। अब इसका भैया मात्रक देखते हैं। अब इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, तो ध्यान देना भैया, ये W क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल, समय है नीचे T, समय का मात्रक सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, या इसी को वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वाट। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति दोनों साथ साथ टॉपिक चलते हैं, मिलते जुलते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शॉर्ट में पूछा जाता है, या भैया कभी कभार आपको उलझाने के लिए ऐसे पूछेगा कि वैद्युत शक्ति क्या है, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में लिखिए। तो याद रखना ये फार्मूले आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं, अब हम इस चैप्टर के बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक के बारे में देखते हैं। ठीक है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है, याद रखना 100% पूछा जाता है, ये भी अपने दिमाग में ठान लेना। ठीक है ना भैया, कि तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़ेगी, बस एक बार दिल लगा के तो देखो, किससे, इनसे। ठीक है, तो कहते हैं ना कि हम हमेशा बोलते हैं कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो भैया बस इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, अच्छे से समझ लेना। बाकी चाहे टॉपिक आप थोड़ा मिस भी कर सकते हो, बट ये सारे टॉपिक नहीं जो हम आपको बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले, कि किरचॉफ का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम 5 नंबर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो वैद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भैया 2 नियम दिए। और एक चीज ये भी समझना, कभी कभार दोनों नियम अलग अलग पूछ लेता है, पूछ लेगा कि भैया संधि का नियम क्या है, कई बार पूछा गया है। ठीक, या पूछ लेगा कि किरचॉफ भाई वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। अलग अलग जब पूछेगा तो 2-2 नंबर का पूछता है, बाकी जब पूरा पूछेगा दोनों तो 5 नंबर का। तो भाई परिपथ संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम दिए। पहले नियम को कहते हैं संधि का नियम या कहते हैं धारा का नियम। क्या कहते हैं भैया, संधि का नियम या धारा का नियम, पहला नियम। अब देखिए ये पहला नियम जो है वो होता क्या है भाई, पहला नियम में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना, वो क्या होता है, शून्य होता है। और जो ये नियम होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। भाई कभी कभार ये बहुविकल्पी में और 1 नंबर वाले में पूछा जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो याद रखना आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। अब समझिए इसमें क्या कह रहा है कि भी किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर
मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो भैया इसको लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। कह रहा है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, तो सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? बीजगणितीय योग होता है। आई, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है भैया वो शून्य होता है, और ये होता है भैया किरचॉफ का नियम। ठीक है, सिग्मा आई बराबर 0। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी परिपथ ले लें अपन, कोई भी परिपथ ले लें, और जैसे मान लिया भैया जैसे यहाँ पे इस संधि पर मिल रहे हैं, एक धारा इधर ऐसे जा रही है, ठीक है भैया, एक धारा इस तरह, एक धारा भैया ऐसे, ठीक है, और एक धारा इस तरह से। यानी इस संधि पर अगर देखें, अगर इस संधि पर देखें, मान लेते हैं ये I1 है, ठीक है, और ये क्या है? I2 है, और ये क्या है? I3 है। ठीक, ये I3 है, और यहां पर भैया ये I4 है, और ये I5 है। भाई 5 धाराएं हैं, और ये कोई संधि है भैया, बिंदु O पर ये मिल रही हैं। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? ये कहा जा रहा है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहां पर भैया इस संधि पर इसमें एक चीज ध्यान देना कि अंदर की तरफ धारा कौन कौन सी आ रही है? तो I1 आ रही है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये I1 हो जाएगा। न्यूमेरिकल इसी पर ऐसे लगेगा, अंदर की तरफ एक आ रही I2, तीर देखिएगा, ये I2 है, प्लस का अंदर की तरफ एक और आ रहा, एक और धारा आई रही I3। अब उसके बाद ये बाहर जो निकल रही है वो माइनस में हो जाएगा I4। क्यों होगा अभी बता रहे हैं। ये माइनस का एक बाहर निकल रही है I5। अब इन सबका बीजगणितीय जो योग होता है वो शून्य होता है। अब इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि इस संधि पर जितनी धारा अंदर की तरफ आएगी उतनी ही धारा इस संधि से बाहर निकलेगी। मतलब यह है, हमने आपको पहले भी समझाया इस टॉपिक में, जैसे एक कोई नाली है, कोई चौड़ी सी नाली है, या कोई एक पाइप है जिसमें पानी बह रहा, आपने भी खेतों में पानी लगाया होगा, है ना। तो भाई एक मोटी सी पाइप में पानी जा रहा है, और आप जहां पर पाइप को गिराते हैं वहां से 2 से 3 नालियों में वो पानी बंट जा रहा है। तो प्यारे बच्चों एक मोटी सी जो पाइप है उसमें जितना पानी बहेगा उतना ही पानी वो जहां से 2 से 3 नालियां बटी हैं उसमें भी उतना ही पानी बहेगा, है ना। जैसे कोई एक बड़ी सी नदी है, वो नदी भाई क्या है, फिर छोटे छोटे नहरों में टूट जाती है, नहरों से जो नाले वगैरह बनते हैं। तो इस तरह से उस बड़ी नहर में जितना पानी आएगा भाई, जैसे है ना कि जैसे यहां पे ध्यान समझिए, एक बड़ी सी नहर जा रही, यहां पे ये ऐसे चौड़ी हुई, अब इसके बाद यहां से 2 से, अब इसके बाद भी ऐसे भैया बढ़ करके मान लेते हैं कि इसमें भी ऐसे बढ़ गया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 3 हो गया। तो प्यारे बच्चों इतना जितना पानी इसमें बहेगा वो इतना पानी इन तीनों, ठीक है, यानी पानी उतना ही जाएगा लेकिन वो बंट जाएगा। तो यहां पर भैया जो संधि का नियम है प्यारे बच्चों, वो आपको यही समझाना चाह रहा है कि किसी भी बिंदु पर जो धारा अंदर की तरफ आ रही है, मतलब अंदर की तरफ की कौन सी, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये बराबर क्या हो जाएगा, जितनी धारा बाहर जा रही है उनके योग के बराबर। सीधी सी बात है, हम ये कह सकते हैं इसमें कि आने वाली धारा का योग जो है बच्चों, वो जाने वाली धारा का योग, ये आपस में बराबर होता है। यानी आने वाली धाराओं का जो योग है, किसी भी संधि पर आने वाली धारा का जो योग है वो बराबर जाने वाली धारा का योग के बराबर होता है। तो ठीक है ना, यही नियम होता है संधि का नियम। जैसे भाई किसी संधि पर ऐसे दे दिया बच्चों, ध्यान से समझिए, 3 धारा दे दिया, मान लेते हैं एक अंदर की तरफ आ रही, ये भी अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और ये भी क्या है, अंदर की तरफ ही आ रही। मान लेते हैं इसका मान 1 एम्पियर, इसका 2, इसका 3 और इसका x दे दिया। निकालना हो तो जो जो अंदर की तरफ आ रही पहले उसको करेंगे। तो भैया जैसे अंदर की तरफ 2, मतलब यहाँ पे 2 धारा आ रही, 2 जोड़ प्लस, और उसके बाद अंदर की तरफ एक x भी आ रही है,
प्लस का x कर दिया, बराबर का एक बाहर जा रही है जैसे 3 जा रही है, तो यहां पे ऐसे करेंगे भैया, इनका योग करके बराबर के जितनी बाहर। तो यहां पर हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, किसी भी संधि पर जितनी धारा अंदर की तरफ आ रही है, जैसे ये 3 धारा आ रही है, ये धारा ये बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। यानी आई इनपुट का जो योग होगा, आई वो आउटपुट यानी निकलने वाली के बराबर होगा। समझ में आ गया ना कि किसी भी संधि पर अंदर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही नियम होता है संधि का नियम, या फिर कह रहे हैं बच्चों धारा का नियम। और भैया यहां पे बता भी दिया गया है प्यारे बच्चों कि ये किस पर आधारित है, तो ये है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा भैया इसको जल्दी से। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों दूसरा नियम। ये तो रहा भैया प्रथम नियम, अब दूसरा नियम। दूसरा नियम तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो भाई वोल्टता का नियम कहलाता है, या इसी को बंद पास का नियम कहते हैं, या इसी को भैया बोलते हैं क्या कहते हैं भाई, लूप का नियम। ठीक है ना, इसको लूप का नियम या वोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम कहते हैं। इस नियम को समझने से पहले भैया अपने को फिगर बनाना पड़ेगा। 1 मिनट थोड़ा फिगर बना लें। एक हमने फिगर बना लिया, ठीक है, और यहां पे ये R1 है और उसमें जो धारा बह रही है वो I1 है। यहां से ये धारा इस तरह से भैया बह रही भैया पूरे परिपथ में, ये धारा I है, इसमें I3 बह रही है, और इसमें जो धारा है वो इस हिसाब से मान लेते हैं जैसे इसमें धारा बह रही है वो I2 है, प्रतिरोध R2 है और यहाँ पे R3 है। ठीक, ये इसका प्लस माइनस सिरा है, और यहाँ पे भैया मान लेते हैं कि जो विद्युत वाहक बल लगा है वो E1 है और इधर का E2 है। अब I3 का मान जो हो जाएगा, याद रखना ये जो I3 हो जाएगा भैया, यहाँ पे ये जो I3 है वो बराबर I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि ये धारा आकर के यहाँ मिल जा रही है I3 पर। ठीक है, और इसके संगत जो प्रतिरोध है ना वो क्या है भैया, R3। ठीक है, 1 मिनट, ये प्रतिरोध थोड़ा सही से इधर से लिख देते हैं। अब समझिएगा किरचॉफ का दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है। बड़ा ही प्यारा सा नियम है बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा बबुआ। यहां पर अगर आप देखें तो हमने एक परिपथ बनाया है जिसमें भाई 2 बंद पास हैं। एक बंद पास ये है और एक बंद पास ये है, तो 2 बंद पास हैं जो कि हमने दर्शा दिया। आप कुछ भी ऐसे A B C D E F करके मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, तो यहां पर 2 बंद पास दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसको बंद पास का भी नियम कहा जाता है। अब देखिए नियम क्या बोलता है, फिर उसके बाद ये फार्मूला हम समझेंगे। देखिए इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, भाई परिपथ है इसके 2 बंद पास हैं, तो कह रहा है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, यानी इसमें और इसमें दोनों में, मैं कह रहा विभिन्न भागों में, इसमें भाई बताया ना भाग अलग अलग है, 2 भाग हैं, तो विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, यानी इसमें जो जैसे धारा बह रही आई,
ठीक है, I1, और उसके संगत प्रतिरोध यानी इसके साथ प्रतिरोध क्या है, R1 है, इसमें I2 है तो इसमें इसमें I3 है तो R3। ठीक है, तो वही चीज कि विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है ना भैया, उस पास में लगे यानी इस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, और ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखना। चलिए समझिए, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है प्यारे बच्चों, जो भाई परिभाषा बोला है, परिभाषा से ही पूरा फार्मूला निकलेगा। कह रहा है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में विभिन्न भाग में बहने वाली, कह रहा है भैया, धाराओं तथा इसके संगत प्रतिरोधों, ध्यान देना ये धाराओं बोल रहा है और इसके संगत प्रतिरोधों, तो धारा हो गया और इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, इसका गुणनफल हो गया भैया, ठीक है, का बीजगणितीय योग, भैया इसका बीजगणितीय योग हमने निकाल दिया। कह रहा है उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के, यानी विद्युत वाहक बल के भैया, कह रहा है बीजगणितीय योग के, तो भैया यहां पर भी बीजगणितीय योग लगा दिया, के बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो हमने बराबर लगा दिया। यही क्या होता है भैया, यही हो जाता है क्या चीज, किरचॉफ का दूसरा नियम। सिग्मा क्या होता है, ये बीजगणितीय योग को बताता है, यानी सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ए, यानी वही चीज बोल रहा है कि किसी भी भाई पास में, किसी भी खंड में या विभिन्न भाग में या विभिन्न खंड में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो भैया ये तो समझ में आ गया इसी से। अब जैसे चलिए चलते हैं इसकी तरफ। हमारे सामने भैया ये एक परिपथ है और इसमें दो पास हैं, पास 1 पास 2, ठीक है, तो यहां पे दो बंद पास हैं, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए। अब भाई हमको अपने कॉन्सेप्ट पर ही रहना है प्यारे बच्चों। भाई बंद पास के लिए क्या, भाई किरचॉफ का नियम क्या बोलता है कि इसमें बहने वाली धारा, तो भैया इसमें धारा क्या है, I1 है, और इसके संगत प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है भैया, R1 है, तो I1 गुणे R1 प्रतिरोध हो गया। अब इसके बाद भैया दो पास हैं, तो एक पास ये है एक पास ये, भैया धारा ऐसे बह रही, ऐसे ध्यान दीजिए धारा आ रही, लेकिन अब की बार इसका दिशा बदल गया, समझिए एकदम आंख खुली रखिए, ये ऐसी दिशा है दिख रहा है, यहां तक आया दिख रहा है, इसमें आने के बाद अगर देखें ये धारा इस तरफ से आ रही है, यानी भाई यहां तक तो धारा जो है भाई ये ऐसी धारा जा रही है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप देखें ये ऐसे आने के बाद भैया भाई ऐसे नहीं जा रहे, इसलिए बच्चों माइनस लगाएंगे, और यही खेला आपको समझना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्यारे बच्चों ऐसे दे देगा, यहां भैया R1 R2 का मान दे देगा, यहां पे भैया विद्युत वाहक बल दे देगा, I1 I2 I3 आपको निकालने के लिए पूछ लेगा, और न्यूमेरिकल भी आता है तो पूरे 5 नंबर में आता है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो भैया ये फार्मूला इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। तो भैया इसमें धारा I है और इसके संगत प्रतिरोध R1 है, इसलिए I1 इंटू R1, क्योंकि यही तो कहता है ये नियम। फिर माइनस इसलिए लगाया क्योंकि भाई पहले वाले पास के लिए चल रहे हैं, तो धारा अगर ऐसे इधर जाती, इसका मुंह देखिए अंदर की तरफ, इसलिए विपरीत है तो भैया माइनस लगा दिया। अब इसमें धारा क्या है प्यारे बच्चों, तो I2 है, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है भैया, R2 है, और इसमें लगा विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है, और भैया यहां पर क्या है, E2, माइनस का E2 इसीलिए किया क्योंकि वही चीज भाई दिशा क्या है, विपरीत है, अगर इसकी भी दिशा ऐसे घूम जाता तो ये हम प्लस यहां लगा देते। तो ये क्या आ गया भैया, ये आपका आ गया जैसे बंद पास एक के लिए एक फार्मूला। इसी तरीके से यानी ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाकर आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा, समीकरण बनेगा, 1 2 3 समीकरण बन जाएगा, ठीक है। E1 E2 का मान दे देगा, R1 R2 दे देगा, लेकिन I1 I2 वगैरह निकालना होगा, नहीं देगा, तो ऐसे लगाएंगे सेम ऐसे। प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं भैया दूसरे वाले पे। अब लिखेंगे भैया, अब हम लिखेंगे कि बंद पास 2 के लिए, अब बंद पास 2 के लिए बात कर रहा है। अब बंद पास हम दूसरे में आ जाएं, दूसरे में आ जाएं तो भैया इसमें बहने वाली धारा, ध्यान देना दूसरे में, तो इस वाले की बात कर रहा है, मतलब इतने की बात,
ठीक है ना, इतने इतने की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए धारा I2 है, प्रतिरोध यहाँ पे क्या है R2 है, तो इसमें करेंगे I1 गुणे, सॉरी I1 कह रहे हैं, यानी I2 हो गया, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है बच्चों R2 हो गया। अब की बार यहां माइनस लगाएंगे कि प्लस, प्लस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, चलिए अब देखते हैं। भैया इसमें धारा ऐसी है, अब की बार बच्चों ये धारा देखिए ऐसे समान जा रही, लेकिन इसके पहले वाले में भैया, इसमें ऊपर वाले में देखिए धारा यहां तक तो सही आई, लेकिन इसका मुंह इधर था इस वाले का, लेकिन अब की बार धारा ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, मतलब समान दिशा, इसलिए भैया यहां अब की बार प्लस लगाएंगे। बट पहले वाले में ऐसा नहीं था भैया, यहां से देखिए, यहां से यहां तक तो आई, यहां से आई, लेकिन अब की बार इधर मुंह है, लेकिन इसमें देखिए इधर ही है, इसलिए यहां पर हमने ऊपर वाले में माइनस लगाया है, बट यहां नीचे वाले में भैया प्लस लग जाएगा। अब इसके में, इसमें धारा क्या है I3 है, गुणे इसके संगत प्रतिरोध क्या है बच्चों R3 है, बराबर इसमें विद्युत वाहक कौन सा बल लग रहा है, केवल E1 लग रहा है, E2 नहीं। ये तो पहले वाले के लिए था E1 E2, ठीक है। अब दूसरे वाले में भैया यहाँ नीचे तो कोई E3 है नहीं, तो केवल E2, ठीक है भाई, समीकरण के रूप में बनेगा। ये समीकरण समझो एक है, ये दो। अब यहाँ पे चूंकि I3 का जो मान है वो भी रख देंगे, तो भैया ये फार्मूला आपका ऐसा बन जाएगा I2 गुणे R2 प्लस का भैया I1 प्लस I2, ये मान हो जाएगा I3 के स्थान पे, और गुणे R3 बराबर का भैया E2, और यही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। किरचॉफ के भैया दूसरे नियम के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना बबुआ, भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना। इसमें अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए बबुआ। चलिए भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया ना, और याद रखना ये भी भैया, ये भी याद रखना कि ये किस संरक्षण पर, मतलब किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हमने बताया है कि ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, क्योंकि ये बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है भैया। हो गया ना बबुआ, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा ये लाजवाब टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ठीक है। तो भैया कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु। तो ये व्हीटस्टोन वैज्ञानिक जिन्होंने एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक परिपथ बनाया, जिसका नाम रख दिया व्हीटस्टोन, ठीक है। ये जो व्हीटस्टोन आपको ये एक सेतु दिख रहा है, व्हीटस्टोन ये परिपथ दिख रहा है भैया, इसमें क्या किया हमने बताया ना कि व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जैसे ये 1 2 3 4 प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं, तो इन्होंने 3 के मान जैसे मान लेते हैं मालूम हो, तो चौथे का मान जैसे नहीं पता है, तो ये क्या कर दिया, किसी एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए ही ये नियम, मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन परिपथ बना दिया। सीधी सी बात, अगर पूछ ले कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ है जिसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए समझते हैं, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं प्यारे बच्चों, इसकी रचना समझते हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन में होता क्या है, इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S, भाई 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं, है ना, P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है, S दिख रहा है। तो P, Q, R, S को भैया जोड़कर, और वो भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना, यहां से एक गया, यहां से एक गया, यहां से एक आया, यहां से एक, तो सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसमें 4 प्रतिरोधों को क्या करता है भैया, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बना दिया, ABCD मतलब ABCD, ठीक, एक चतुर्भुज बना दिया,
दिख रहा है ना। आगे लिखेंगे भैया बिंदु ए व सी के बीच, जो बिंदु भाई कहां है, ए व सी कहां है, देखिए ए बी सी डी, अरे भाई इसको सी नाम दे दिया है, एक मिनट, ये ए होगा, सी नहीं, देखिए ए है, याद रखना। तो इसमें किया क्या भैया कि बिंदु ए व सी के बीच, तो भाई क्या किया, एक सेल को और एक कुंजी K1 को जोड़ दिया। बिंदु ये ए है और सी, इसके बीच याद रखो, इसके बीच, यहां और यहां के बीच, इसके बीच भैया एक सेल है वो ई, ठीक है, और एक कुंजी क्या है K1 के, इसके बीच जोड़ दिया, ठीक है ना भैया। क्या किया, यहां एक सेल है तो इसने किया क्या, बिंदु ए व सी के बीच एक सेल को और एक कुंजी K को जोड़ दिया, ठीक है। तथा बिंदु B व D के बीच, याद रखना ये बिंदु B है, ये D है, इसके बीच में क्या किया भैया, एक धारा मापी बोले तो गैल्वेनोमीटर बच्चों, ये जो कि दिख रहा है, और साथ में एक कुंजी K2 को जोड़ दिया, तो भैया कुंजी यहां K2 है, इतना जोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर में आपको इतना ही लिखना है, समझ में आ गया ना भैया। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सही से ही लिख देते हैं भैया। ये क्या था, एक मिनट, ये क्या है, ए नाम दे दिया, ठीक है भैया। चलिए देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, तो भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं भाई, आप इसमें कुछ भी हमने नहीं किया, आपने क्या लिखा कि इसमें सर्वप्रथम 4 प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। फिर हमने बताया कि भाई इनको जोड़ करके एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण कर दिया गया, एक चतुर्भुज बना दिया गया, इस तरह से जोड़ते हैं एक चतुर्भुज की तरह। फिर उसमें हमने बताया कि बिंदु A व C के बीच में, क्या बताया भैया कि बिंदु A व C के बीच में, भैया ये A है, ठीक है, बिंदु A व C के बीच में एक सेल, ठीक, ये क्या है भैया, यहां पर एक सेल है, मान लेते हैं ए, नाम दे दिया। तो बिंदु B मतलब A व C के बीच में एक सेल और एक कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। फिर हमने बताया भैया कि बिंदु B व D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 को जोड़ दें। ये तो इसके भैया इसका पूरा सेटअप हो गया। अब इसमें भैया होता क्या है प्यारे बच्चों कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं या इस प्रकार जोड़ते हैं कि जब क्या करते हैं, परिपथ में धारा, यानी इसमें सेल द्वारा जब हम धारा प्रवाहित करेंगे और भैया कुंजी K1 को दबा देते हैं, यानी कुंजी अगर खुली रहेगी तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, कुंजी अगर बंद हो जाएगी तो भैया धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो जब सेल द्वारा भैया इसमें धारा, परिपथ में धारा हम प्रवाहित करते हैं, तो यदि धारा मापी, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये एक्चुअल में बना ऐसे होता है, ठीक, और इसमें एक ऐसे इंडिकेटर लगा होता है ना, वो इधर उधर सुई करती है, ठीक है, जैसे अगर इधर की या इधर की तो भैया वो कम ज्यादा होता है, ठीक, लेकिन अगर ऐसे सीधी कांस्टेंट पड़ी है तो वो माना जाता है कि एकदम वो सीधी है, नियत है। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि भाई इसमें सेल से जोड़ देने पर जब हम कुंजी K1 को दबाते हैं, इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, यदि इस G के मान में, यानी G में जो गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, इसमें प्यारे बच्चों इसमें कोई भी विक्षेप ना उत्पन्न हो, मतलब ये सीधी जो सुई है इसे सीधी रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए, तो कोई भी अगर विक्षेप नहीं होता है तब मान लिया जाता है कि ये संतुलन की अवस्था में है। तब मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो व्हीटस्टोन सेतु है ना वो किस अवस्था में है, एक मिनट भाई, तब मान लेते हैं कि जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में है। और इसके लिए जो फार्मूला हो जाता है P/Q बराबर R/S, यही संतुलन की अवस्था में क्या हो जाता है भैया, प्रतिरोधों के बीच संबंध हो जाता है। मतलब इसमें भैया ध्यान देना, इसमें प्यारे बच्चों ये जो P/Q यानी इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाता है।
तो यही क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु हो जाता है। ठीक है, तो ये तो भैया फार्मूला है। अब कैसे आया ये चीज हम निकालेंगे, पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया। चलिए अब हम फार्मूला प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम प्रतिरोधों में संबंध निकालेंगे। किस तरह से भैया ये रिलेशन निकला। अब देखिए किरचॉफ का जो नियम है ना यही काम करेगा। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो यहां पूरा अप्लाई होगा। अगर आप देखिए बच्चों, दो बंद पास इसमें भी बन रहे हैं, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। दो बंद पास यहां भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाई बंद पास एक क्या है, तो भैया यहां पे हमने बताया ना इसका नाम भैया सी है। एक मिनट, मतलब जो सी है इसका नाम ए है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है ए। तो भैया दो बंद पास हैं, कौन कौन से, एक ए बी डी आर, इतना सॉरी आर कह रहे हैं, ए बी डी, और इस इधर एक है तो बी सी डी बोलिए या बी डी सी बोलिए। तो दो बंद पास दिखाई पड़ रहे हैं। अब एक चीज इसमें और समझिएगा, अब भैया ये सेल है और हमने क्या किया भैया, इसमें धारा प्रवाहित कर दिया प्यारे बच्चों। तो ये मान लेते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है यहां से, अब ये जो धारा है ना ये धारा भैया बट जाएगी। तो बच्चों इधर जो है वो I1 है और यहां पर भी जो है ये धारा I1 ही बहेगी। ठीक है, और इधर क्या है, ये धारा क्या हो जा रही है भैया, बट जा रही है। तो ये धारा हो जाएगी, हाँ इधर की जो धारा है वो I2 हो जाएगी और इसमें भी भैया जो धारा बह रही है वो I2 बह रही है। ठीक है, अब यहां से ये जब आ रही है कि इधर की तरफ ऐसे, अब समझने का प्रयास करिएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई ना भैया कि ये जो धारा है यहां से प्रवाहित हो रही और धारा यहां से दो भागों में बट जा रही। ये चीज किरचॉफ के नियम में आपने पढ़ा है। अब यहां पे प्यारे बच्चों आपके पास दो बंद पास हैं ए बी डी और उसके बाद बी सी डी या बी डी सी कहिए। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अब हम कि बंद पास किसमें, ए डी बी बोलिए या ए बी डी बोलिए, पास ए बी डी और यहां ए आप पर खत्म हो रहा, ए बी डी ए में, फिर से ए इसलिए लिख दिया क्योंकि बंद पास का मतलब ए बी डी ए, पूरा बंद कर दीजिए। ठीक है, में इसमें अब देखिए भाई किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि इसमें बहने वाली धारा, तो भैया धारा क्या है प्यारे बच्चों, तो धारा इसमें है I1, क्या है भैया, धारा I1 गुणे इसमें संगत प्रतिरोध क्या है प्यारे बच्चों, P है। अब माइनस लगाएंगे वो इसलिए, ध्यान से समझिए, ये ऐसे बना है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है, बट इसमें देखिए ये उल्टी धारा बह रही है। मतलब यहां से यहां तक तो धारा की दिशा है ऐसे जाने की बजाय, ऐसे नहीं है धारा, यहां धारा विपरीत है इस तरह से, इसलिए भैया माइनस लगाएंगे। और ये चीज हमने किरचॉफ के दूसरे नियम में आपको समझाया है, तो यहां पे माइनस लगा दिया। अब इस वाले में धारा क्या है भैया, इस वाले में धारा जो है वो I2 है गुणे, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है भैया, वो R है। ठीक है ना, R है, बराबर विद्युत वाहक बल क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं है इसलिए 0। इसको सही से अगर लिखना चाहेंगे भैया, ये I1 गुणे P बराबर जब करेंगे तो ये I2 गुणे R हो गया। अब जाके इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से भैया बंद पास दूसरे में देखेंगे, तो चाहे बी सी डी बी बोलिए, पूरा बंद पास का मतलब बंद कर दीजिए, चाहे इधर से बी डी सी बी बोलिए, तो यहां से बी डी सी मतलब बी सी डी बी में, ठीक, तो लिखेंगे भैया कि बंद पास क्या लिखेंगे भाई, चाहे इधर से आइए, चाहे बी डी सी बी में आइए, तो लिखेंगे बी डी सी बी में। तो बंद पास में भैया, या बंद पास डायरेक्ट आप 1 में 2 में, अगर 1 2 माने हैं तो 1 2 में कर दीजिए, कोई दिक्कत ना। अब इसमें भैया क्या हो जाएगा, धारा क्या बह रही है, I1 गुणे Q, तो भैया यहां पे धारा I1 गुणे Q, माइनस इसमें भी लगेगा क्योंकि इसमें भी अगर धारा का आप दिशा डायरेक्शन देखिए भैया, ये धारा ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये भी ऐसे आ रही, तो इसका धारा इधर दिशा देखिए ये उल्टा हो जा रहा है, ऐसे जा रही,
मतलब धारा देखिए यहीं से भाई ऐसे ऐसे, अगर इधर होता तो सही करते, यहां प्लस लगाते, बट धारा की दिशा इसमें ऐसे है, उल्टी हो जा रही है, तो ये हो जाएगा दूसरे में क्या है प्रतिरोध, मतलब धारा I2 है और इसके साथ संगत प्रतिरोध क्या है भैया S है, तो यहां S लगा दिया। ठीक है, ये बात समझ में रहे हैं ना, क्योंकि धारा देखिए आप देखिएगा ये धारा ऐसे आई, यहां से ऐसे गई, अब ऐसे नहीं आ रही है, इसमें आगे की तरफ चल रही, पीछे की तरफ नहीं जा रही, नहीं तो धारा यहां पे हम क्या करते हैं प्लस लगाते हैं। अब ये बराबर का 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 गुणे क्यों बराबर I2 गुणे S। ठीक, अब बराबर का 0 लगाने की जरूरत नहीं, इक्वेशन नंबर 2। तो भाई दो समीकरण बन गए, क्या बन गए बच्चों, दो समीकरण बन गए। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, समीकरण 1 भागे 2, समीकरण 1 और 2 का भाग लगा देते हैं। समीकरण 1 क्या है, I1 गुणे P है, ठीक है, और भैया इधर का इसके साथ भाग लगाएंगे I1 गुणे क्यों से बराबर भैया इधर वाला I2 गुणे R है, R है, और इधर के भैया बटे ये भाग हो जाएगा I2 गुणे S के। तो अगर देखिए I1 से I1 कटा, I2 से इधर I2 कटा, तो इधर हो गया P अपान इधर हो गया भैया Q बराबर इधर क्या है भैया R है और इधर है भैया S। तो अगर आप देखें तो भैया संबंध जो प्रतिरोधों के बीच निकल कर आया P अपान Q बराबर R अपान S, यही क्या हो जाता है भैया, यही क्या है संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में प्रतिरोधों के बीच संबंध, यही है भैया संतुलन की अवस्था में प्रतिरोधों के बीच का संबंध P अपान Q बराबर R अपान S, जो कि बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है भैया, आई बात समझ में, चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हुई होगी। भैया अगर वीडियो पसंद आए तो प्यार से लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।